वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन को। When exports exceeds import the balance of trade is, यानी कि आपको बताना है जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है इंपोर्ट से, तो वहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा ये हमें क्या बता रहा है। फेवरेबल, अनफेवरेबल, नाइदर फेवरेबल नॉर अनफेवरेबल, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ शॉर्ट्स के अंदर, तो आई होप आपने वो देखा है। नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बताइए। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली बता सकते हैं। जब हमारे पास कोई भी चीज़ हम उसको ज़्यादा बेच रहे हैं, आप सिंपल भाषा में समझिए, जब हम कोई चीज़ ज़्यादा बेच रहे हैं हम खरीदने के बजाय, यानी कि हम बाहर से खरीद कम रहे हैं लेकिन बाहर बेच ज़्यादा रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्या फॉरेन जो मनी है वो हमारे पास ज़्यादा आ रही है। हम फॉरेन मनी का पेमेंट नहीं कर रहे, यानी कि हम हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा आ रही है। तो ये तो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये एक फेवरेबल कंडीशन है जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल होगा। आई होप ये आपको अब क्लियर है, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इसी के जैसा है। अब यहाँ पर इम्पोर्ट को इन्होंने बढ़ा दिया एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, तो वहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका कैसा होगा, इजिली आप बता सकते हैं। वहाँ पे फेवरेबल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं ये सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। When custom duty is levied according to the value of goods, it is known as। बताइए, जो हमारी कस्टम ड्यूटी जो गुड्स हैं उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ज की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। रेवेन्यू ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी, या फिर एड वैलोरम ड्यूटी। बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पर। आंसर देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एड वैलोरम ड्यूटी। इन सब ड्यूटीज़ को मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इन सब ड्यूटीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आगे हैं। अगर मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर कर देंगे। ठीक है, तो पहले उन क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर वहाँ पर उनका आंसर देखिएगा। तो यहाँ पर जब हम किसी भी जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारी कस्टम ड्यूटी लगती है गुड्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना माल है उसके बेसिस पर, तो वो हमारा एड वैलोरम ड्यूटी कहलाती है, यानी कि यथा मूल्य शुल्क। ठीक है, नेक्स्ट आइए। When custom duty is levied according to the weight of goods, अब वो था वैल्यू ऑफ गुड्स, अब यहाँ पर है वेट ऑफ गुड्स, यानी कि जितना माल है उसके वेट के अकॉर्डिंग आपसे कस्टम ड्यूटी ली जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे। रेवेन्यू ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी। अब ये तो यहाँ पे कट गया। ठीक है, इसका तो डिस्कस ही करना बेकार है। बताइए क्या होगा आंसर। क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी, यानी कि आप स्पेसिफिक कर दिया आपने कि जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप कस्टम चार्ज करेंगे, यानी कि कम वेट कम चार्ज होगी, ज़्यादा वेट ज़्यादा चार्ज होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो बाहर से माल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो पे करेंगे, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो वेट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर। When custom duty is levied according to the measurement of goods, यानी कि उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट इज नोन एज रेवेन्यू ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ये दोनों तो आप कट गए, क्योंकि इन दोनों का तो हम आंसर कर चुके हैं। तो बताइए इन दोनों में से अब आपको इजीली होगा बताने में, आप इस तरह की ड्यूटीज को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी। अब तो आप क्लियरली इसका आंसर बता सकते हैं। बताइए।
देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। यहाँ पर जब हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट, और यहाँ पर हमने पहले क्या बात की थी, वैल्यू ऑफ गुड्स की बात की थी, और फिर हमने बात की थी वेट ऑफ गुड्स की। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ गुड्स और वेट ऑफ गुड्स दोनों को एक में ही कंसिडर करते हैं ये लोग। इसलिए जब भी मेजरमेंट की बात आएगी, जब भी वेट ऑफ गुड्स की बात आएगी, तो दोनों के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्ट प्रोसीजर बिगिंस विद। अब जो इम्पोर्ट प्रोसीजर है वो कहाँ से शुरू होता है, मेट रिसिप्ट से, मरीन इंश्योरेंस से, इंडेंट से, या शिपिंग से, बताइए। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेट रिसिप्ट क्या होती है। देखिए इंपोर्ट प्रोसीजर हमारा शुरू हो जाता है जब आप उसको इंडेंट भेजते हो। ठीक है, इंडेंट भेजने के साथ ही आपका इंपोर्ट प्रोसीजर शुरू हो जाता है। वहाँ से फिर आप अदर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन करते हो और उनको एक दूसरे को देते हो। जो भी डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं या जो डॉक्यूमेंट लेने होते हैं, फिर उसका प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब एक लेटर ऑफ क्रेडिट है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एक एक्सपोर्टर के द्वारा, एक इम्पोर्टर के द्वारा, कस्टम अथॉरिटी के द्वारा, या फिर शिपिंग बिल के द्वारा। बताइए। देखिए यहाँ पर तो आपको जो ऑप्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। यहाँ पे जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इम्पोर्टर की बैंक प्रिपेयर करती है, एक्सपोर्टर की बैंक को देती है। ठीक है, यानी इम्पोर्टर की बैंक के द्वारा एक्सपोर्टर की बैंक को दिया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनके नाम दे रखे हैं, बैंक के बारे में कोई भी यहाँ पर इन्होंने नहीं लिख रखा है, इसलिए हम बोलेंगे एन इम्पोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जिम बैंक प्रोवाइड्स। अब एग्जिम बैंक जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, इम्पोर्ट सॉरी एग्जिम बैंक किसको प्रोवाइड करती है, इम्पोर्टर को, इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को, या फिर ट्रेड को, बताइए। एग्जिम की आपको फुल फॉर्म पता है तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए एग्जिम की यहाँ पर फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, यानी कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उसको उन को ये लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको ये फैसिलिटीज देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें इम्पोर्टर दे रखा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रीज नहीं होती, इंडस्ट्रीज के लिए अलग से होता है, जैसे कि इडबी हो गई। एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड है, जो अथॉरिटी है नाबार्ड की, नाबार्ड अथॉरिटी है। ठीक है, और ट्रेड के लिए अब यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है किस तरह के ट्रेड की बात की जा रही है। ट्रेड आपका इनलैंड ट्रेड भी हो सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में एग्जिम काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, इसमें समझने वाली बात नहीं है। देखिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि अगर सारी चीज इक्वल हैं, a country tends to specialize and export those commodities in the production of which it has a maximum comparative cost advantage or minimum comparative disadvantage. Who state this statement? यानी कि अगर सभी चीजें समान हों, उसके कारण एक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषता और निर्यात करता है जिसमें वो अधिक है तुलना, जबकि हमारी जो भी लागत लाभ है या न्यूनतम तुलनात्मक नुकसान होता है। इन सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी देश जिसके पास ऐसा कोई रिसोर्स है जिसकी उसके पास बहुत अधिकता है, यानी कि वो उसके पास अवेंडेंट में है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा सोर्स या फिर ऐसी चीज जहां पर उसको लॉस क्या है, ज्यादा हो रहे हैं, तो वो कौन सी चीज को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो उसके पास ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा ये स्टेटमेंट, रिकार्डो ने, हेक्चर ने, ओहलिन ने, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ये रिकार्डो का स्टेटमेंट है। ठीक है, आपने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पढ़ी है तो आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने थ्योरीज भी दी हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट्स। अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या प्रमोट करता है, राइवलरी बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, कंपटीशन इन दी कंट्री, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, क्या होगा।
अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड जो होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो हमें क्या चीज को प्रमोट करता है? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि देखिए ये जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट में आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। राइवलरी सिचुएशन नहीं होती इनके बीच में, ठीक है। हम एक पॉजिटिव वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि होता है कंपटीशन, ठीक है। इन कंट्रीज के बीच कंपटीशन होता है कि हमारा ट्रेड ज्यादा होगा या हमारा ट्रेड इससे हम इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा इससे बेटर होगा, फेवरेबल होगा। तो ये कंपटीशन करते हैं आपस में कंट्रीज, ना कि एक दूसरे के साथ राइवलरी सिचुएशन रखती हैं, ठीक है। तो कभी भी आपके ऑप्शन में कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हों जो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हो, कुछ पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि कोई भी कंडीशन, कोई भी चीज़ हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं सिखाती या नेगेटिव चीज़ करना नहीं हमें प्रमोट करती, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कंपटीशन इन दी कंट्री। क्योंकि यहाँ पर जब ये वाला ऑप्शन कट गया, अब सेकंड है अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है, लेकिन किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं करे, क्योंकि ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये लेस हमें इससे कनेक्टेड लग रहा है, जबकि ज्यादा कनेक्टेड कौन सा ऑप्शन लग रहा है, कंपटीशन इन दी कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ कंट्री हैज डैश ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड देन इट विल क्लेम अ लार्ज शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स। बताइए। ग्रेन की जगह गेन कर लीजिएगा, आप आर हटा दीजिए, गेन, ठीक है। अगर किसी देश में डैश व्यापार के मामले में, तो यह वितरण में बड़े हिस्सेदार का दावा करता है, जो भी उसको लाभ हुआ है उसमें बड़े हिस्से का दावा करता है। बताइए क्या? फेवरेबल, अनफेवरेबल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? ये भी आप देखिए इससे सेंस से लगा सकते हैं इसका आंसर। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, गेन की, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट में क्लेम करेंगे, यानी कि आपकी सब सिचुएशंस अच्छी चल रही हैं, आपका ट्रेड अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ अ कंट्री हैज फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड देन इट विल क्लेम अ लार्ज शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स, ठीक है। क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट आइए, the rate at which one country products exchange for those of other is referred to as balance of payment, balance of trade, exchange rate, या फिर terms of trade। बताइए। एक ऐसी रेट जहां पर एक कंट्री का जो प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है फॉर दोज ऑफ अदर इज रेफर्ड टू एज। बताइए। दूसरे के साथ उसका एक्सचेंज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सचेंज रेट है, या फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाएगा। एक्सचेंज की बात की जा रही है। देखिए ये हमारा एक्सचेंज कर रहा है एक ऐसी रेट पर, तो ये तो हमारी एक तरह से क्या हो जाएगी, एक्सचेंज रेट हो जाएगी। एक ऐसी रेट जहां पर हमने एक कंट्री दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रही है, तो वो रेट हमारी एक्सचेंज रेट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉज डिवाइज्ड बाय रिकार्डो, टॉशिंग, ओलिन, या फिर डॉरेंस। जो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड था उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये जो कॉन्सेप्ट है ये टॉसिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसमें ग्रॉस बार्टर यानी कि जब हम बार्टर सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसमें जो ग्रॉस उनकी वैल्यू निकल कर आती है उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑथराइजिंग अ पर्सन टू ड्रॉ अ बिल और चेक फॉर अ स्पेसिफाइड सम ऑन द इशुइंग बैंक एट अ स्टिपुलेटेड टाइम,
क्या होगा ये हमारा? बिल ऑफ लेडिंग है, बैंक ड्राफ्ट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है या फिर टेलीग्राफिक ट्रांसफर है? बताइए। यानी एक व्यक्ति जो है वो जो भी उसकी बैंक है, इशुइंग बैंक है, उसको एक बिल या एक चेक निकालने के लिए एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, उसको वो यूज करता है। तो क्या है? क्या कहलाएगा? लेटर ऑफ क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पर क्या बात की जा रही है? बिल और चेक फॉर अ स्पेसिफाइड सम ऑन द इशुइंग बैंक एट अ स्टिपुलेटेड टाइम, एक टाइम के अंदर। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट की यहाँ पे बात की जा रही है। बैंक ड्राफ्ट नहीं होगा, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट से तो वो एक हम बोल सकते हैं कि वो लोन लेने की फैसिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा, लेटर ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटर ऑफ क्रेडिट की बात की जा रही है। एक व्यक्ति एक निर्धारित समय के लिए अपनी इशुइंग बैंक पर एक निर्दिष्ट राशि के लिए बिल या चेक लेने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, जिसको वो लेटर ऑफ क्रेडिट बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राफिक ट्रांसफर, यहाँ पे किसी भी तरह से टेलीग्राफिक वो इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की बात नहीं की जा रही कि वो टेलीग्राफिक थ्रू वो इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कट गया। बिल ऑफ लेडिंग नहीं होगा यहाँ पे, बैंक ड्राफ्ट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फॉरेन बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली यूज्ड विद द एडेड फॉर्मेलिटी ऑफ अ, यानी कि एक फॉरेन बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो कि जनरली यूज किया जा रहा है विद द एडेड फॉर्मेलिटी, यानी कुछ फॉर्मेलिटी को ऐड करने के बाद। तो वो क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ लेडिंग या फिर टेलीग्राफिक ट्रांसफर? अगेन ये क्या बात कर रहा है? फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, यूज्ड विद द एडेड फॉर्मेलिटी ऑफ। अब यहाँ पे मैंने अभी आपने देखा था, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी लेटर ऑफ क्रेडिट की, जहाँ पर वो क्या कर रहे थे, इंपोर्टर की बैंक एक्सपोर्टर की बैंक को दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हो गया फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, जो कि कुछ फॉर्मेलिटी के साथ उसको एक्सचेंज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक ड्राफ्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज के लिए पर्पज से नहीं होता है, बिल ऑफ लेडिंग नहीं होता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ प्लेस वेयर फॉरेन मनी आर ब्रॉट एंड सोल्ड, हुज स्टेटमेंट इज दिस? यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो फॉरेन मनी है वो लाई जाती है, बेची जाती है। डेविड रिकार्डो ने कहा है, किंडल बर्गर ने कहा है, ओलिन ने कहा है या फिर हेक्सर ने कहा है? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, ये स्टेटमेंट दिया गया है किंडल बर्गर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, द थ्योरी एक्सप्लेनिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्रीज विच आर ऑन द सेम मेटालिक स्टैंडर्ड इज नोन एज। यानी कि एक ऐसी थ्योरी जो कि एक्सचेंज एक्सप्लेन कर रही है आपको एक ऐसा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि एक ऐसा एक्सचेंज रेट को बता रही है जो कि कंट्रीज के बीच में यूज होता है, जो कि सेम मेटालिक स्टैंडर्ड का है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, मिंट पैरिटी थ्योरी या फिर नन ऑफ द अबव? सारी थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप इजीली बता सकते हैं वो कौन सी थ्योरी है जहाँ पर एक सेम मेटालिक स्टैंडर्ड के यूज की जाती है जब हम किसी भी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं कंट्रीज के बीच में। बताइए। शॉर्ट में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ये थ्योरी। ये कहलाती है हमारी मिंट पैरिटी थ्योरी। मिंट पैरिटी थ्योरी में एक बताया जाता है कि जब हम कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज की बात करते हैं, मनी एक्सचेंज की, तो वहाँ पर एक सेम मेटेलिक स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, और वो हमारा जिससे हम इजिली आपस में कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी बताती है मिंट पैरिटी थ्योरी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट देखिए,
who suggested purchasing power parity as the appropriate level at which the exchange rate is set? बताइए किसने ये सजेस्ट किया है? कैसिल ने, ओलिन ने, रिकार्डो ने या फिर डॉरेंस ने? क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, कैसिल। कैसिल ने कहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है विच थ्योरी इज ऑल्सो रेफर टू एज डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसको हम डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, मैन पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। यहाँ पर मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस दोनों के बारे में बात की जाती है, ठीक है, यानी कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स, दोनों तरह के गुड्स के बारे में बात की जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अंडर द प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द IMF फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आर नोन एज? बताइए। प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम जो है IMF का, उसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हम किस नाम से जानते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? पैक्ड एक्सचेंज रेट्स, उसको हम बोलते हैं आंकी गई विनिमय दर, यानी कि जो भी आपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वहां पे बनाई है उसको हम आपने किस स्टैंडर्ड के बेसिस पर आंका होगा तो उसको बोलते हैं पैक्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप यहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपको सारे क्लियर हुए होंगे। किसी भी टर्म में आपको प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, या फिर कोई थ्योरी, हमने जितनी थ्योरीज यहाँ डिस्कस की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखिए तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिएगा, नहीं तो हम दोबारा से डिस्कस कर देंगे। लेकिन आपको जो थ्योरीज नहीं आ रही हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।